जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग बोलन की एडवाइस को मानते हुए खुद को ही खुद को ओपोनेंट समझकर क्योस मॉन्स्टर्स के साथ जाकर फाइट करता है और बहुत सारे क्योस मॉन्स्टर्स के कोर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद लुओ फेंग ने स्काई ब्रिज के फर्स्ट लेवल का भी सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके बाद वो अपने क्योस स्टॉर्म की नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए सीनियर लियान लुओ की ब्लड फ्लो टेक्निक को बाय करता है और फिर वो उसकी प्रैक्टिस करने में लग जाता है, जहां उसे काफी दिनों तक समझने और प्रैक्टिस करने के बाद लुओ फेंग को यूनिवर्स ओरिजिन लॉ के काफी सारे सीक्रेट्स मालूम होते हैं। इसीलिए वो फाइटिंग में टाइम वेस्ट ना करते हुए ध्यान लगाकर क्योस स्टॉर्म की नॉलेज को डीपली अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है क्योस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि सीनियर लियान लुओ के चैम्बर में आकर कल्टीवेशन कर रहा था। साथ ही हमें वहां पर डेट बताई जाती है कि आज है जून 9, 2075। इसके बाद हमें फेंग के इनर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लुओ फेंग की मूशा क्लैन क्लोन बॉडी और ह्यूमन बॉडी दोनों ही 7 शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस करते हुए हम देखते हैं कि लुओ फेंग का अपनी दोनों बॉडीज के ऊपर एकदम परफेक्टली कंट्रोल होता है। और फिर हमें यहाँ क्योस सिटी में फैंटम जेलास, लाइट वुका और रोंगजुन को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे और यहाँ पर अभी भी फैंटम जेलास अपनी बड़ी बड़ी फेंक रहा होता है, क्योंकि उसने लुओ फेंग को एक फेयर फाइट के लिए चैलेंज किया था अपनी स्ट्रेंथ को जानने के लिए, पर फेंग ने उसके इस चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया होता है। उसकी ये बातें सुनकर लाइट वुका को तो उस पर गुस्सा आने लगता है, पर तभी रोंगजुन उससे पूछता है, क्या तुम में से किसी ने लुओ फेंग को देखा है? आजकल वो नजर नहीं आ रहा। इस बात से लाइट वुका का ध्यान फैंटम जेलास से हट जाता है और वो रोंगजुन को नाम में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं। अब सीन कट होता और हमें कई दिनों बाद स्काई ब्रिज का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर फैंटम जेलास अपनी और बाकी सभी वॉरियर्स की रैंकिंग देख रहा होता है, जिसमें यहां पर दिखाया जा रहा था कि बोलन, रोंगजुन और फैंटम जेलास स्काई ब्रिज के सेकंड लेवल को पास कर चुके हैं, जबकि लुओ फेंग, लाइट वुका और लोंगजुन अभी भी सेकंड लेवल को पास नहीं कर सके। वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि तभी उसे लाइट वुका भी स्काई ब्रिज से वापस आते हुए नजर आती है, तो वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ उस रैंकिंग लिस्ट को लाइट वुका को दिखाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सेकंड लेवल का लुओ फेंग से पहले ब्रेक थ्रू कर लूंगा। उसने जानबूझकर मेरे चैलेंज को अवॉइड किया। तुम ये कह सकती हो कि वो अपनी लिमिट्स को जानता है। इस पर लाइट वुका भी उस रैंकिंग लिस्ट के पास आकर बड़े गौर से उसे देखने लगती है, पर फैंटम जेलास के इस एरोगेंट एटीट्यूड को देखकर वो उससे बात नहीं करती, बल्कि उसे इग्नोर करते हुए उसके पास से गुजर जाती है, जो देखकर फैंटम जेलास को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, पर वो इस पर ध्यान नहीं देता है जो एरोगेंट। अब व्यू चेंज होता है, हमें किंग ज़ेनियान के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने थ्रोन के ऊपर बैठे हुए थे और लुओ फेंग को अपने सामने स्क्रीन पर देखते हुए कहते हैं, ये कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहा है पर इसने अभी तक स्काई ब्रिज के लेवल 2 को पास नहीं किया। लुओ फेंग, उम्मीद है तुम अपनी कल्टीवेशन की राह से नहीं भटकोगे। वहीं हम देखते हैं कि लुओ फेंग के माइंड में चल रहा था कि मैं लगातार ऐसे ट्रेनिंग कर रहा हूं जैसे मुझे आसमान में सितारों तक पहुंचना है। हालांकि मैं दूसरों के साथ कम्पीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं काफी लंबे समय से स्काई ब्रिज के टेस्ट को अवॉइड करता रहा हूं। और फिर अब 1 by 1 ईयर्स गुजरते रहते हैं और लुओ फेंग ऐसे ही एक जगह पर बैठा हुआ कल्टीवेशन करता रहता है, पर यहाँ साथ ही साथ उसे अर्थ पर हो रही हर एक चीज की मालूमात भी मिल रही होती है। इसीलिए जब उसके क्लोज फ्रेंड कमांडर ली और उसे सिखाने वाले एक मास्टर की डेथ हो जाती है, तो लुओ फेंग कहता है कि हालांकि मैं अपने चाहने वालों को उनकी लंबी उम्र के लिए मेडिसिन दे रहा हूँ, पर इन मेडिसिन की क्वांटिटी लिमिटेड है। इसके अलावा हर एक पर्सन का टैलेंट और उनकी पर्सनैलिटीज एक दूसरे से अलग है। हर कोई इस मेडिसिन से अपनी लाइफ स्पैन को नहीं बढ़ा सकता। और फिर समय के साथ साथ ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब समय आ जाता है 2078, जहां हम लुओ फेंग की फैमिली और बच्चों को देखते हैं और उसके बच्चे तो अब बड़े एडल्ट बन चुके हैं। और अब हमें देखने को मिलता है कि लुओ पिंग की पर्सनैलिटी बिल्कुल लुओ फेंग के जैसी है, जबकि लुहाई बहुत ही मस्ती करने वाला पर्सन है, पर लुओ पिंग को ज्यादा बोलना पसंद नहीं। अपने बच्चों और अपनी फैमिली को हंसता खिलता ग्रो करता हुआ देखकर लुओ फेंग कहता है, गुजरते टाइम के साथ साथ ह्यूमंस अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। हाउएवर एट द सेम टाइम भी न्यू लाइफ्स लाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ पिंग ने भी अब लव मैरिज की है और बीतते वक्त के साथ साथ अब उनका एक छोटा सा बेबी भी है, जिसका मतलब है कि अब लुओ फेंग ग्रैंडफादर बन चुका है। और फेंग की फैमिली भी अपने घर में एक न्यू मेंबर को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ये सारा टाइम बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ गुजर रहा होता है, पर फेंग की फैमिली के मेंबर्स के ऊपर टाइम का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तो हमें पता चलता है कि लुओ फेंग टाइम टू टाइम अपनी फैमिली की अपीयरेंस को बरकरार रखने के लिए उन्हें सप्लीमेंट्स और मेडिसिन भेजता रहता है। यही वजह है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी लुओ फेंग की फैमिली अपनी प्रीवियस अपीयरेंस को मेंटेन किए हुई है, अदरवाइज तो अब तक बूढ़े हो चुके होते। साथ ही हमें लुओ फेंग की बातों से ये भी पता चलता है कि लीडर होंग भी अपने डिसाइबल्स के लिए उनकी लंबी उम्र की मेडिसिन भेजते रहते हैं, जो पाकर एल्डर याओरा, वॉरियर बीस्ट और वॉरियर फ्रॉस्ट काफी खुश होते हैं। वॉरियर बीस्ट तो यह देखकर काफी इमोशनल हो गए थे। और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, जबकि वो लोग यूनिवर्स की दूसरी साइड पर अपनी जिंदगी जीने के लिए कोशिश करते रहते हैं और जितना ज्यादा हो सके खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसे ही करते करते टाइम और बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है 2084 का सीन, जहाँ लुओ फेंग हमें बताता है कि सेकंड ब्रदर और हुआ के एफर्ट्स के अंडर
इंसेक्ट क्लैन के मेन नेस्ट का डिफेंस प्लान अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और ये सभी लोग अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। और फिर वो हमें 2086 के बारे में बताता है, जहां अब अर्थ अलायंस को टेरिटरीज को एक्सपेंड करने का अप्रूवल मिल चुका है और उन्होंने और भी कई सारी बेस सिटीज को बनाना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से अब अर्थ पर जितनी भी सिटी रूइंस हैं और उनमें जितने भी लैंड मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे वॉरियर्स के टेस्ट ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। ह्यूमन लाइफ का स्कोप अब बहुत बढ़ गया है और कुछ वॉरियर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्स को चैलेंज करना चूज किया है, जिसमें हम देखते हैं कि लुओ फेंग का पुराना कॉम्पिटिटर कैंडाइस भी शामिल होता है। और फिर ऐसे ही देखते देखते वक्त आ जाता है 2089 का, जहां लुओ फेंग के बेटे लुओ पिंग ने अब अपनी मदर की कंपनी में उनकी हेल्प करना शुरू कर दिया है, जिससे हम देखते हैं कि यूजिन काफी खुश नजर आ रही होती है, जबकि लुओ है बिल्कुल फेंग की तरह है जो एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकता। इसीलिए वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा और हम देखते हैं कि वो कोइजन से भी मिलता है और वहां उसके साथ काफी सारी ट्रेजेडीज भी होती हैं जिसे उसने बहुत ही आसानी से संभाल लिया था। वक्त बीता जाता है 2091 में और यहाँ अब ट्रेनिंग कैंप्स स्टार लेवल के वॉरियर्स को तैयार कर पा रहे हैं और फिर 2092 में 5 मेजर कंट्रीज मिलकर ऑफिशियली सी टेरिटरीज में इंटर होती हैं सी मॉन्स्टर्स का सफाया करने के लिए, जिसके बाद 2099 में अर्थ के वॉरियर्स मार्स के ऊपर अपनी एक छोटी सी कॉलोनी स्टार्ट करते हैं, मार्स के ऊपर अपनी एक सिविलाइजेशन बनाने के लिए, जिसको ब्रदर शी जियांग जाओराओ और एल्डर याओराओ भी एस्कॉर्ट कर रही हैं। हालांकि हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। हाउएवर उनको आगे बढ़ता हुआ देखकर मैं रुका कैसे रह सकता हूँ। फैंग हमें यहाँ पर बीते हुए सारे सालों के बारे में बता देता है कि अर्थ के ऊपर क्या क्या हुआ और साथ ही साथ वो अपने बारे में बताता है कि उसने इस यूनिवर्स में इन 10 सालों में क्या किया है। मैंने ब्लड फ्लो को रेफरेंसेस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कियोस स्टॉर्मस्टोन की सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर किया है और इतने सालों की स्टडी के बाद अब मैं ओरिजिनल लॉ और टेक्निक यूजेज दोनों के बारे में बहुत कुछ डेवलप कर चुका हूँ। तो अब लुओ फेंग हमें इसका एक सैंपल भी दिखाता है जिसमें वो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक पूरे के पूरे प्लेनेट को टुकड़े टुकड़े कर देता है और ये उसने सिर्फ कुछ मिली सेकंड्स में किया होता है, जो देखकर मैं भी काफी सरप्राइज हो गया था। इसी के साथ अब लुओ फेंग ने अपनी कल्टीवेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया होता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि अर्थ पर 30 साल गुजर चुके हैं, जबकि क्यूरियोसिटी के टाइम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी सिर्फ 10 साल गुजरे हैं और फैंग पिछले 10 सालों से एक ही जगह पर बैठा हुआ है। तो अब वो खड़ा होता है और स्ट्रेचिंग करते हुए अपने आसपास देखता है और फिर बिना टाइम गवाए सीधा वहां से स्काई ब्रिज की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात लाइट वुका से हो गई थी। तो लाइट वुका के साथ चलते हुए उसे बताती है, लुओ फेंग जब तुम सेगुलेशन में ट्रेनिंग करने के लिए गए थे तो उसके कुछ ही समय बाद फैंटम जिलास ने स्काई ब्रिज के लेवल 2 का ब्रेक थ्रू कर लिया था, जबकि तुम इन 10 सालों में पूरी तरह से गायब रहे हो। तो अब इसी वजह से बहुत सारे लोग तुम्हारी एबिलिटीज पर डाउट कर रहे हैं। जिस पर फैंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर डाउट नहीं है? लाइट वुका कहती है, मुझे? मैं तुम पर डाउट नहीं करती। जो सुनकर फैंग थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। तभी वो आगे कहती है, मुझे यकीन है कि जो पर्सन अपने क्लैन की किस्मत को दांव पर लगाता है वो कभी भी आसानी से गिव अप नहीं करता। इसके अलावा मैं खुद भी अपने क्लैन के लिए फाइटिंग कर रही हूँ। मेरे फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो हमेशा मुझे ट्रेनिंग के लिए फोर्स करते रहते हैं और साथ ही साथ रॉयल फैमिली के एथिक्स सीखने के लिए भी कहते हैं, और ये तो ट्रेनिंग करने से भी ज्यादा सफरिंग है। ये कहते हुए लाइट वुका तो सीधी चलती जा रही थी, जबकि लुओ फेंग चलते चलते रुक गया था और लाइट वुका को इस बात की खबर भी नहीं होती। और फिर जब उसकी बात कंप्लीट होती है और वो फेंग की तरफ देखती है तो वो पीछे देखती है कि फेंग तो काफी पीछे खड़ा हुआ है। तो अब फैंग भी आगे बढ़ते हुए लाइट वुका के कंधे पर हाथ रख के उससे आगे बढ़ जाता है और कहता है, मेरी एबिलिटीज कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये थोड़ी ही देर में तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये कहते हुए फैंग के फेस पर एक स्माइल होती है। इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अब स्काई ब्रिज के लेवल 2 में अपने इस टेस्ट को पास करने के लिए आया होता है, जहां फैंग का ओपोनेंट अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि फैंग ने सिंगल हैंडेडली सिर्फ अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में इन सभी को ठिकाने लगा दिया था। इन सभी को हिट करते हुए खत्म करते हुए साथ साथ लुओ फेंग अपने माइंड में कहता है, द घोस्ट शैडो 7 स्वॉर्ड टेक्निक्स, जिसमें मेरे सारे पैसे चले गए। इस टेक्निक को मेरी मूशा क्लैन बॉडी ने स्टडी किया है, लेकिन फिर भी वो टेक्निक मेरी ह्यूमन बॉडी भी इस्तेमाल कर पा रही है। और ये कहते साथ साथ हम देखते हैं कि फैंग ने अपने ओपोनेंट को एक जोरदार किक करते हुए उसे बहुत पीछे फेंक दिया था, लेकिन वो उसे अगली चाल चलने का मौका देता ही नहीं। अपनी 7 घोस्ट शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करते हुए शैडो अटैक के साथ अपने ओपोनेंट को वहीं पर जान से मार डालता है। और ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि उसके ओपोनेंट को रियलाइज भी नहीं होता है कि उसके साथ क्या हुआ। इसी के साथ फैंग ने सक्सेसफुली स्काई ब्रिज के सेकंड लेवल के टेस्ट का ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लुओ फेंग फैंटम जिलास के साथ कंपेरेबल है। और इसी के साथ साथ हमें लुओ फेंग के बारे में और भी कई सारी शॉकिंग बातें जानने को मिलेंगी। और मजे की बात तो यह है कि इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको कल शाम को ही मिल जाएगा, पर इसकी एक कंडीशन है और आप सभी लोग जानते हैं कि वो कंडीशन क्या है और उसे पूरा करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे क्या करना है।
तो चलिए मिलते हैं जल्दी से जल्द नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।